Dear student, it's your lecture number 12, Principle of Diminishing Marginal Rate of Technical Substitution. पेज नंबर है 412। हमने आइसोकॉन्ट बनाया था और उसमें हमने देखा था कि वो मैंने आपको कहा था ये इंडिफरेंस कर्व की तरह, वो कमोडिटी मार्केट में था, ये फैक्टर मार्केट में। ठीक है, कमोडिटी यानी कि अशिया और खदमात की मार्केट, और ये पैदावारी जो है फैक्टर्स आमलीन पैदाइश की मार्केट है। तो अब जब वो कोई कारोबार बनाता है तो वो अच्छा सा कॉम्बिनेशन लेता है लेबर और कैपिटल का। अब जब जैसे आप उसमें देखते हैं कि वो जब वाई चीज़ देता है, पहले ज़्यादा देता है और एक्स एक और लेने के लिए फिर वाई थोड़ी देना शुरू हो जाता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिरता जाता है। इसी तरह यहाँ भी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन गिरता चला जाता है। जब हमने देखा कि वो पहले ज़्यादा के दे देता है और एल लगाने के लिए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग हो जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन हो जाती है एल और के में। इस टेंडेंसी की वजह से आइसोकॉन्ट कर्व ओरिजिन को कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि एमआरटीएस गिरती हुई है। It is well evident fact that firm more और more लेबर अगर लगाएगी, कैपिटल छोड़कर लेबर लगाएगी, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गोज ऑन टू डिक्रीज बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्योंकि वो जो आपने वो डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ी थी, उसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि वसूलियाँ उस पर कम होना शुरू हो जाएंगी लेबर पे। तो ट्रेड ऑफ बिटवीन, इसका मतलब है कि उसको फैसला करना पड़ेगा कि के और एल का क्या कॉम्बिनेशन लगाएं। देयरफॉर द फैक्टर हुज एमपी हैज़ गॉन डाउन टू गेट मोर ऑफ इट, द फर्म विल forgo less and less of other factor, which is key. Because of such, all the physical ratio rate of exchange between factors of our MRTS goes on diminish. और बेटे एक जो इसमें बात यह है कि जो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया कि जब आप जो दोनों जैसे लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन ही किसी भी चीज़ प्रोडक्ट को या आउटपुट को बना सकता है। फ़र्ज़ कीजिए हम सिर्फ मशीनें इस्तेमाल करें तो लेबर के बगैर तो वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह सिर्फ लेबर को लगा दें और कोई उन्हें मशीन, कोई औजार, छोटी मोटी मशीनें भी ना दें तो वो भी कुछ नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी आपको ट्रेड ऑफ यानी कि दोनों के दरमियान फैसला करना पड़ता है कि हमने दोनों को किस तरह कंबाइन करना है कि हमारी आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हम उससे प्रॉफिट कमा सकें और कॉस्ट कम से कम हो। अब ये जो है क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एमआरटीएस का डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। इसी तरह ही लिखा ये पूरा जो है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, सिर्फ आपने वो लिखना है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है कि जब आप, क्योंकि ऑल थिंग्स आर नॉट, दे बोथ आर नॉट सब्सटीट्यूट्स नहीं है ये लोग। ठीक है ना, राइट, ये कंप्लीट सब्सटीट्यूट्स तो नहीं है ना। ठीक है, किसी हद तक करते जाएंगे एक दूसरे को सब्सटीट्यूट, लेकिन आखिर तो आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीनों को लेबर की पड़ेगी, लेबर को मशीनों की पड़ेगी। अब आपके पास आ जाती है आइसो कॉस्ट लाइन। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जो आपने बजट लाइन पढ़ी थी। ठीक है ना, कि आपके पास अब आपको ना आपने निकालना है ना फैक्टर कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी फर्म के लिए। तो आपके पास आइसोकॉन्ट तो आ गया इंडिफरेंस कर्व की तरह का। ठीक है, उसे हम आइसोकॉन्ट कहेंगे। उस पर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। ठीक है, यही वजह है, एमआरटीएस की वजह से ही वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो अब आपने ऑप्टिमल फैक्टर कॉम्बिनेशन मालूम करना है, तो उसके लिए हम एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं जो कि है आइसोकॉस्ट। आइसोकॉस्ट लाइन, ये इसकी तारीफ है, is a curve which shows different combination of two factors like labor and capital
which a firm can purchase while the firm's budget cost price of labor PL and price of capital PK are given. और C किसके बराबर हो गया? L लेबर प्राइस ऑफ लेबर, K यानी नंबर ऑफ लेबर, PK प्राइस ऑफ कैपिटल। अब आपने इसको इसमें से K अलहदा कर लें, C माइनस L PL ओवर PK, फिर रीअरेंज करें, K इज इक्वल टू C ओवर PK PL ओवर PK और लेबर इसकी साइड निकाला हुआ। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। तो इसमें आपने ना एज्यूम करना है, फ़र्ज़ करना है, जिस तरह आपने आइसो क्वांट को बनाने के लिए एक पहले इक्वेशन बनाई थी और उसमें फिर मुख्तलिफ वैल्यूज़ लगाई और फिर आपने एक आइसो क्वांट ड्रा कर लिया। अब ये इसके अंदर आपके पास C है 10, प्राइस ऑफ L 2 है, यानी 1 यूनिट ऑफ लेबर 2 रुपये का मिल रहा है, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल 1 रुपये का। L जब L की वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 हैं, उनको आपने इस कॉस्ट कंस्ट्रेंट इसको हम कहेंगे कॉस्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है। इसमें आप लगाएंगे, इसमें ये तो ज़ीरो है ना, तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। अब आपने लगाना है प्राइस ऑफ K 1 और 2/1 0 10। आपके पास K आपने फिर यहाँ पर लगाया 10/1 2/1 1 और इज इक्वल टू 8। फिर आपने इसको फिर कैलकुलेट करें, K 10/1 2/1 2 लगाया आपने, एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ की गई वैल्यूज़ हैं, आपके पास 6 आया। फिर आपने 10/1 2/1 3 से मल्टीप्लाई किया लेबर से, ठीक है, मुझे 3 से तो 4 आ गया। फिर आपने 4 से किया, 5 से किया, ठीक है, ये 0 1 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ गए, सही है। अब आपने इसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि डिफरेंट पेयर्स रखने, ए पेयर नंबर A, पेयर B C D E F। अब 0 कैपिटल लगाएं और 10 0 लेबर लगाएं और 10 कैपिटल लगाएं, तो आपके पास LPL प्लस KPC, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 आ गया, ठीक है। अब इससे आपके पास एक पॉइंट आ गया, अगर आप सारे कॉस्ट जो खर्चा कर रहा है वो सारा वो K पे लगा देते तो वो 10 के यूनिट्स ले सकते हैं। अगर वो सारा लेबर पे लगा देता है तो वो 2 रुपये का है ना एक लेबर का यूनिट, तो वो 5 पे। आप इसको मिलाएंगे तो आपके पास वर्टिकल पर ये आ जाएगा पॉइंट और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पे। ये दरमियान वाले आप देख लीजिए, ये कैलकुलेशंस हुई हैं 1 और 8, फिर 1 2 8 ज़रब 1 10। आप देखें कॉस्ट 1 आ रही है, 10 आ रही है, यही उन्होंने कॉस्ट गिवन दी हुई है, ये हमारे पास एक आइसो कॉस्ट कर्व आ गया, ठीक हो गया। अब ये आइसो कॉस्ट कर्व जब आपके पास आ गया तो आपने इन्होंने कहा है कि वी गेट द आइसो कॉस्ट लाइन AF, ठीक है। OF इज़ L इंटरसेप्ट
ये देखें, ये लेबर का इंटरसेप्ट है और ये ओ के ओ सी मेरे ख्याल में लिखा है, ये ओ सी, ये इसका के का इंटरसेप्ट है वाई पर। अच्छा, अब आप ये आइसोकॉस्ट का लाइन आ गई, ठीक है, विच हैज़ बीन अटेन्ड एज सी ओवर पी एल, 10/2 5, ये लेबर की आई और ये 10/1 आपके पास कैपिटल की आई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं। आइसोकॉस्ट लाइन जो है ना, लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, दिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करती है। enables firm to exhaust his fixed budget. The absolute slope of isocost line equals the ratio of factor prices as vertical axis intercept, ठीक है, C over PK डिवाइडेड बाय C over PL, ठीक है, ये आपके पास इसका R है, ठीक है, ये इसकी एब्सोल्यूट स्लोप आप जब कैलकुलेट करेंगे C over PK डिवाइडेड बाय C over PL, तो इसको रीअरेंज करेंगे C over PK, PL over C, PL over यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय वर्टिकल एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, आपके पास इसकी स्लोप आ जाएगी। AF आइसोकॉस्ट लाइन है जिसकी कि स्लोप 2, विच इंडिकेट्स दैट फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर फर्म परचेज जो करती है वो 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल छोड़ती है, ठीक है, तो उसके पास जो कॉस्ट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ के इक्वल्स 1 यूनिट ऑफ एल, एक अगर उसने एल लेना है, एक लेबर लेना है, तो उसे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है फैक्टर प्राइस रेशियो क्या हो गई, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस रेशियो, यानी स्लोप बराबर है फैक्टर प्राइस रेशियो जो उनका निस्बत है उसके बराबर है इसकी स्लोप, और P1 PL ओवर PK, ठीक है, 2/1 2 है। स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन ऑल्सो शोज द मार्केट इवेल्युएशन ऑफ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चलें, इसको छोड़ दीजिए बेशक। फिर नंबर 3 है, द आइसोकॉस्ट लाइन डिपेंड्स अपॉन 2 एलिमेंट्स, 2 चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, फर्म के बजट पर, ठीक है, जो कि C है, और फैक्टर प्राइसेस पर, प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल। ये 2 एलिमेंट चेंज होते हैं तो आइसोकॉस्ट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। आइसोकॉस्ट लाइन उस वक्त अनअफेक्टेड या उस पर असर नहीं होगा जबकि प्रोपोर्शनल इंक्रीज या डिक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके लिए हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ड्रा करती हूँ। जैसे ये एक आइसोकॉस्ट लाइन है, ठीक है, तो अगर ये इस तरह चेंज होती है ना, जैसे आपकी बजट लाइन चेंज हुई थी, यानी कि प्राइस रेशियो में चेंज आती है और स्लोप बदल जाती है, तो तब जो है ना आइसोकॉस्ट की में लाइन की चेंज आएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए आइसोकॉस्ट लाइन में प्रोपोर्शनल चेंज आती है, ये आपकी आइसोकॉस्ट लाइन है, और फिर इसी पर आप ज़्यादा लगा देते हैं, इसी प्राइस रेशियो पे ज़्यादा लगा देते हैं, इसी प्राइस रेशियो, पैरेलल लाइंस होती हैं, तो फिर आपकी जो आइसोकॉस्ट की जो स्लोप है वो बदलेगी नहीं, तो इंटरसेप्ट्स जो हैं वो इनके, क्योंकि 2/1 ही प्राइस रेशियो रहेगी, फैक्टर प्राइस रेशियो रहेगी, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ आपको ना समझ आए अगर बेटे तो ज़रूर पूछें, क्योंकि अभी पैंडेमिक की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं, लेकिन होप इट विल बी। और मैं आपको पिछली वाली असाइनमेंट तो बता चुकी हूँ, और इसमें से मैं ये आपको ये आइसोकॉस्ट लाइन जो है और आइसोकॉन्ट ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आ जा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोकॉस्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे से फिर जब ये दोनों चीज़ें आप पढ़ चुकेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।